जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत हमने पर्सनल प्रोनाउन का एक सीरीज पूरा चला रखा है। पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस का हम यूज कैसे करते हैं। हमने आपको एक टेबल लिखवाया था। क्या लिखवाया था? पर्सनल प्रोनाउन का, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सारा चीज मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, उस टेबल को याद करना है, याद करेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस मैंने दिया है, हर टीचर्स इंग्लिश। अगर आपको मैं बोलूं कि ये सही है कि गलत है तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि सर जी ये गलत है। ये गलत मैंने यहां पे बना दिया है। क्यों गलत है? अब आप कहोगे कि सर ये हर के जगह पे शी लिखा जाएगा। ठीक है, शी टीचर्स इंग्लिश। कैसे आपने बताया कि ये यहां पे सी होगा, हर नहीं होगा, शी होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मतलब इसका बेसिक क्या है कि सबसे पहले हम वर्ब को देखते हैं। टीचर्स, हर टीचर्स इंग्लिश। मान लो मैंने इस सेंटेंस को देखा, अरे एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले वर्ब को देखा तो वर्ब आया टीचर्स। अब टीचर्स से हम देखेंगे कि वर्ब के पहले, वर्ब जैसे ही वर्ब हमने पहचाना, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। और ये क्या है? हर क्या है? हर ऑब्जेक्टिव केस है। टेबल में मैंने बताया है। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। तो यहां पे हम सी लिखेंगे। इसलिए मैंने लिखा कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ब के पहले लिखते हैं। जब भी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो वर्ब के पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ब के पहले लिखा जाता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव केस हम नहीं लिख पाएंगे, पॉसेसिव केस नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि यहां पे ओनली सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ठीक है, हर नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। ठीक है, हर का सब्जेक्टिव केस शी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये टॉपिक खत्म। अब देखो दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज मी who had taught you English in class 12th। ठीक है, सेंटेंस है, it was me who had taught you English in class 12। अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है तो आप क्या बताओगे? पॉज करके बताओ, देखो इसमें क्या गलती है। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं कि आप पॉज करके सोचे होंगे। ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल आप बुक्स में पढ़ेंगे कि जब कभी बी का फॉर्म, क्या कह रहा है? जब कभी बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है चाहे करती है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब कि जब कभी बी का फॉर्म क्या क्या होता है? बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, was, were, is, am, are, was, were, be, been, being। ठीक है, ये याद करना है। ये मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया हुआ है बी का फॉर्म। अगर नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बी का फॉर्म कितने होते हैं? इज, एम, आर, was, were, be, been, being। ये होगा। अब क्या होता है कि जब बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। ये तो आप जानते होंगे, बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन ये क्या रूल क्या कह रहा है कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है चाहे करती है। अब होता क्या है कि बी का फॉर्म हम कैसे समझेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है? तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, बी का अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें मैंने देखा बी का फॉर्म कौन सा है? एम है। यहां पे एम है तो यहां पे भी एम है, बी का फॉर्म है। अब यहां पे देखेंगे कि भैया ये हेल्पिंग वर्ब है कि क्या है? मेन वर्ब है। तो आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पहचाना? आप इसमें देखोगे आई एम टीचिंग इंग्लिश में टीचिंग क्या है? वर्ब है। अब मेन वर्ब यह है टीचिंग। कोई काम को किया हुआ करना हुआ पाया जाए तो वर्ब कहता है, डूइंग वर्ड से होता है। ठीक है, अरे भाई काम हो रहा है ना टीचिंग का,
टीचिंग का काम हो रहा है तो ये मेन वर्ब हो गया। अब इसको हेल्प कौन कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है एम, तो एम क्या हो जाएगा यहां पे? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहीं पे मेन वर्ब कैसे देखेंगे? इसी सेम को, आई एम अ टीचर, सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। इसमें देखा कि मेन वर्ब क्या है? इसमें कोई डूइंग वर्ड्स है? नहीं है, ओनली एम है। देख लो, ओनली एम है। तो जब एम, बी का फॉर्म एम मेन वर्ब की तरह काम करता है, यहां पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब के बिना, ये देखो, मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर यहां पे मेन वर्ब नहीं है तो जो बी का फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह काम करता है, वही सेम क्या हो जाएगा? वो मेन वर्ब की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस क्या होता है? नहीं बन सकता है। इस वजह से एम को यहां पे मेन वर्ब की तरह काम करवा दिए, ठीक है। एम को यहां पे बोलेंगे कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसी को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इसी को बी का फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये बी का फॉर्म क्या कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम करता है। जब ये बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? इट वॉज मी। यहां पे वॉज क्या है? बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म है, तो बी के फॉर्म के बाद यहां पे इट वॉज मी, ये तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। तो यहां पे वॉज क्या है? बी का फॉर्म है जो मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मी को सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इट वॉज आई हु हैड टॉट यू इंग्लिश इन क्लास 12। ये आपका एरर था, ठीक है। कौन सा? मी। और बहुत बार आया है। अब देखो, बहुत बार क्या, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। स्पोकन में आप बोल सकते हैं। देखो स्पोकन में कैसे बोलते हैं? हु इज इट। अगर कोई बोलेगा हु इज इट, मान लो तुम यहां पे हो, अगर तुमसे कोई बोलेगा हु इज इट, तो आप क्या बोलोगे? इट इज मी। ये स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में नहीं चलेगा। ग्रामर में आपको लिखना पड़ेगा इट इज आई। क्या लिखना पड़ेगा? इट इज आई। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा था मैं आपसे कि अगर कोई बोलेगा हु इज इट, ठीक है, हु इज इट, तो आप बोलते हो इट इज मी, इट्स मी, चाहे इट इज मी। इसको लिखने का पर्पस होता है इट अपॉस्ट्रोफी एस डाल के, मतलब इट इज, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इट अपॉस्ट्रोफी एस डाल के 3 काम करते हैं, इट इज, इट वॉज और इट हैज। लेकिन हम बी का फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम दोनों पे फोकस करेंगे, ये अभी छोड़ेंगे। इट इज भी बोल सकते हैं, इट वॉज को हम इट करके अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम बोल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर इट इज, इट वॉज, कहां पे इट इज और कहां पे इट वॉज? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेजेंट टेंस में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस टेंस में सवाल होगा उसी टेंस में जवाब होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में पूछा जाएगा हु इज इट, तो आपको बोलना है इट इज आई, इट्स आई, इट्स। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वॉज इट, तो आप क्या बोलोगे? इट वॉज आई, ठीक है। इसका अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इज, इट इज मी। लेकिन ये मी गलत है, स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में जब कंपटीशन आएगा तो इट इज आई, चाहे इट वॉज आई। जैसा टेंस आपसे पूछा जाएगा हु इज इट, तो इट इज आई। अगर बोला जाएगा हु वॉज इट, तो आपको बोलना पड़ेगा इट वॉज आई। ये ध्यान रखिएगा। देखो एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया ना बेसिक में, उसमें बताया हूं मैं। देखो जब भी बी का फॉर्म रहता है, जब भी बी का फॉर्म रहता है, जैसे आई एम अ टीचर, तो एम क्या है? एम है आपका बी का फॉर्म। इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। मतलब कहने का कि बी के फॉर्म के बाद, बी के फॉर्म के बाद जब मेन वर्ब का काम करता है बी,
उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, मतलब सब्जेक्ट से ही रिलेटेड। और सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आई वी, ठीक है। आई का सब्जेक्टिव केस आई, वी का सब्जेक्टिव केस वी, आई का ऑब्जेक्टिव केस याद करना है मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ठीक है। ये चीज आपको बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। क्या बताया? यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस बहुत सिंपल है। एक चीज आपको सिर्फ याद करके रखना है, अपने दिमाग में बैठा के रखो कि जब बी का फॉर्म आए, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वहां पे फिलअप करते हैं। इट वॉज आई, इट वॉज मी नहीं, ये याद रखिएगा। ये तो क्लास 5th वाला स्टैंडर्ड है, क्लास 4th 5th का स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।